हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं दैट इज रेज्यूमे राइटिंग। अब रेज्यूमे राइटिंग व्हाट इज इट? जब मैं आप लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि सीए जब आप बन जाओगे तो आपको कंपनी में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ईमेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में आप जाओगे कैसे? जब आप आपके रेज्यूमे कोई कंपनीज को दोगे, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जाकर आप वो पर्टिकुलर कंपनी में जो आपकी ड्रीम कंपनी है उसमें आप सिलेक्ट होगे। तो अगर आप आपकी ड्रीम कंपनी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बताया जाएगा कि रेज्यूमे कैसे लिखना है। व्हाट इज़ अ रेज्यूमे? जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसके पहले हम हमारा रेज्यूमे भेजते हैं, हमारा काइंड ऑफ बायोडेटा भेजते हैं। अरे जब आप शादी में जाओगे, सपोज लव मैरिज वालों की तो अलग ही बात है, लेकिन जो अरेंज में जाएंगे उनको भी तो पहले बायोडेटा बनाना पड़ेगा ना। जैसे हमारी हुई थी, हमारी भी अरेंज मैरिज ही है, तो हमें पहले बायोडेटा बनाना पड़ेगा ना। उसमें लिखना पड़ेगा, अरे ये आता है, वो आता है, सीएस है, ऐसा है, वैसा है, सीए है। उसके बाद जाकर ही तो अप्रूव होगा वो बायोडेटा, फिर जाकर लड़का लड़की मिलेंगे। ठीक वैसे ही रेज्यूमे राइटिंग के अंदर सबसे पहले आप आपका रेज्यूमे भेजोगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड द रीजन इज कि वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, यस और नो। तो इसको केयरफुली ड्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली भी चीज़ आपको तब काम आएगी जब आप जॉब के लिए सर्च करोगे सीए बनने के बाद। जब आपको आपकी जो पसंद की कंपनी, जो आपकी ड्रीम कंपनी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स की रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, डेलॉइट हो, any company that you desire in which you want to work, उसके लिए आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? जैसे आप रेज्यूमे भेज रहे हो वैसे और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स रेज्यूमे वही सेम कंपनी को भेज रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट करे और आपको वो कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाए, अप्रूव करे, यस और नो? So let's look at this chapter today. Um, Starting with the basics. What is a resume? It is a document that introduces you, the applicant, to your prospective employer और trainee। जो भी आपका employer रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि आपकी ड्रीम कंपनी है रिलायंस। अब यहाँ पर वो आपको जब आप पहले इनको आपका रेज्यूमे भेजोगे तो फिर वो देखेंगे ना कि आपका रेज्यूमे कैसा है, आपको क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, what you have achieved until now, वो who you are, या फिर what you have done। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होगी और उससे वो जज करेंगे और फिर आपको किसके लिए बुलाएंगे? इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, यस और नो? ऑल राइट। तो एक रेज्यूमे के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई होती है? इट possesses the skills you have, the knowledge you have, the understanding and the personality traits जो रहने चाहिए उनके एम्प्लॉई में। वो तो यही सारी चीजें ढूंढ लेंगे, यस और नो? ओके। सो नाउ वन थिंग इज कि चलो दीदी आपने ये तो बता दिया कि एक रेज्यूमे के अंदर वो सारी चीजें लिखी होती है जो हमने अचीव किए, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हम कैसे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन क्या हम सिर्फ रेज्यूमे भेज देंगे तो हमें कंपनी सिलेक्ट कर लेगी क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट। रेज्यूमे के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो उसके साथ जाता है, दैट इज अ कवर लेटर। जैसे कि जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे आपका प्रोफाइल बनाते हो, एक प्रोफाइल पिक्चर डालते ही हो ना, एक बायो में लिखते ही हो ना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट योर कवर लेटर। उसके बाद पहले कवर लेटर वो पढ़ेंगे, उसके बाद आपका रेज्यूमे पढ़ेंगे। तो एवरी रेज्यूमे इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कवर लेटर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी तो चलो सीए बनने के बाद जॉब करने जाओगे वो तो दूर है अभी, लेकिन जब आपका सीए आईपीसीसी भी हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, आर्टिकलशिप के लिए जाओगे और तब भी आपको एक रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो रेज्यूमे तो भेज देते हैं बट दे डोंट अटैच अ कवर लेटर। अगर आप कवर लेटर अटैच करोगे उसके साथ तो आपकी एक अलग ही इमेज दिखेगी, आपका अलग ही एक इम्प्रेशन दिखेगा कि ओ माय गॉड हाउ प्रोफेशनल दिस स्टूडेंट इज, यस। ओके, सो व्हाट इज अ कवर लेटर? देयर आर टू थिंग्स। देयर आर टू थिंग्स, वन इज रेज्यूमे जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, और दूसरा है कवर लेटर। कवर लेटर क्यों दिया जाता है? इट्स पर्पस इज टू इंट्रोड्यूस यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन।
वो कन्वे करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों ये स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आपका जो अटेंशन है वो ड्रॉ करता है। फिर आपका कवर लेटर देखने के बाद उनको आपका जो रेज्यूमे है वो देखने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे आपके प्रोफाइल पिक्चर को देखने के बाद उनको इच्छा होनी चाहिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट भेजने की, ठीक वैसे ही आपका कवर लेटर देखने के बाद उनको इच्छा होनी चाहिए आपका रेज्यूमे देखने की। यस और नो? ओके। तो हम ये वाले चैप्टर में दोनों भी चीजें कवर करेंगे। एक तो रेज्यूमे कैसे बनाना है, along with that how you have to make a good cover letter, what are the do's, what are the don'ts, everything would be covered in this chapter. This is just for your I would say knowledge, जिससे आपको समझ में आए कि कैसे बनता है ये। Alright, now let's move forward to SWOT analysis. अब ये आपको क्यों दिया हुआ है? SWOT analysis is nothing but a strategic प्लानिंग टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, आपके क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास और क्या थ्रेट्स है। ऑलराइट, अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ये आपको बेसिकली इसीलिए दिया है सो दैट आप खुद के स्ट्रेंथ्स, खुद के वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके एक अच्छा रेज्यूमे बना सको। Strengths and weaknesses are aspects with respect to your inherent acquired abilities. ये आपकी abilities पे based होता है। Opportunities in terms of academic and professional breakthroughs and threats in terms of competition, कि आपके साथ और कितने students आपका ही वो ड्रीम कंपनी के अंदर रेज्यूमे भेजने वाले हैं। यस और नो? ऑल राइट, ये हम लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव आएगा कि हमें कौन सी कंपनी में रेज्यूमे भरना चाहिए, हम कौन सी कंपनी के लिए सूटेबल हो सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या क्या एबिलिटीज है, क्या क्या स्किल्स है जो हम हमारे रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। ऑल राइट, moreover you are able to map your qualities vis-a-vis मतलब namely the requirements or expectations posed by opportunities whether academic or professional। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या कंपटीशन है, साथ साथ में आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो आपके सामने आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, सब्सिक्वेंटली यू कैन प्रिपेयर योर रेज्यूमे दैट इज ब्रीफ, क्लियर एंड कंप्लीट। ऑल राइट, अब हम देखते हैं फॉर्मेट्स ऑफ रेज्यूमे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ रेज्यूमे। मोस्टली जो फॉर्मेट यूज होता है वो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 फॉर्मेट दैट इज क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे का मतलब होता है जो आपका सबसे लेटेस्ट काम है या सबसे लेटेस्ट एजुकेशन है जो आपने अक्वायर किया है वो सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद उसके नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मेरा देती हूँ। मैं CS के भी पहले क्या रखूंगी, लॉ रखूंगी। मैंने अभी अभी रिसेंटली लॉ क्लियर किया है, लॉ का एग्जाम, मतलब आई हैव बिकम अ लॉ ग्रेजुएट रिसेंटली। सो सबसे ऊपर मेरा लॉ ग्रेजुएशन का एजुकेशन हिस्ट्री आएगा, उसके बाद CS का आएगा, उसके बाद BCom का आएगा, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th। हायरार्की समझ में आ रही है? जो एकदम लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके बाद उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे नीचे जाते जाएंगे। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। इसमें जो आपका सबसे रीसेंट वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी आपने आपकी आर्टिकलशिप डेलॉइट से की है, तो वो सबसे ऊपर आएगा। यस और नो? ओके, लेट्स रीड इट आउट वंस जिससे आपको और क्लैरिटी आए। The chronological resume format is the most commonly used format. It lists your most recent work or education history in reverse chronological order. Reverse chronological order का मतलब है जो आपका सबसे recent work है या जो आपका recent education है वो सबसे ऊपर आएगा, एकदम टॉप पे आप उसको लिखोगे। For example, here it would be LLB, फिर उसके बाद CS, फिर उसके बाद BCom, फिर उसके बाद 12th, फिर उसके बाद 10th। तो वैसे मैंने पहले 10th दिया था, फिर 12th दिया था, फिर BCom हो गया था मेरा, फिर CS हुआ, फिर लॉ हुआ। लेकिन क्रोनोलॉजी किस ऑर्डर में हम लोगों ने लिखी है? इस ऑर्डर में, राइट? क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे फॉर्मेट्स विद सब हेडिंग्स फॉर स्टूडेंट्स। अब ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव समरी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, को करिकुलर अचीवमेंट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट, पर्सनल डिटेल्स। इस क्रोनोलॉजी में आपको आपकी डिटेल्स लिखनी है। ओके, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे फॉर्मेट्स विद सब हेडिंग फॉर जॉब एप्लीकेंट्स। देखो,
ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था, ये जॉब एप्लीकेंट्स के लिए जिनको जॉब फाइंड करनी है। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव समरी, करियर समरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी कंपनी 1 में हमारा क्या जॉब टाइटल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फिर कंपनी 2 में क्या जॉब टाइटल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके बाद हॉबीज, और लास्ट में आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स हमेशा लास्ट में आती है क्योंकि उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपके पर्सनल मैटर्स में, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, आपने कौन सी कंपनीज में काम किया है, वो सारी चीज़ों में। फिर आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लास्ट में आएगा आपका इंटरेस्ट, और उससे भी बाद आएगा आपका पर्सनल डिटेल्स। ऑलराइट, नाउ वील शिफ्ट टू फंक्शनल रेज्यूमे, दैट इज टाइप नंबर 2. What do you mean by a functional resume? Functional or skill-based resume places more importance on your skills and accomplishments. Why? Because it is called as functional. Functional का मतलब होता है जिसको देख के ही पता चल जाए कि ठीक है आपने ये सब कुछ अचीव किया है और ये सारे आपके स्किल्स हैं, तो उसको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ठीक है आप मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो या नहीं हो। ठीक है, ऑल राइट। So job titles and where you have worked previously take on secondary importance. आपका क्या जॉब टाइटल था वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है, या आपने पहले कहाँ काम किया वो भी मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि आपने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हासिल किया है अभी तक। यस और नो? तो ये वाले रेज्यूमेज में आपके स्किल्स के और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा हुआ होता है। ये यूजुअली ये जो टाइप का रेज्यूमे है ये उन लोगों के लिए होता है जिनका गैप हो जाता है उनके करियर में। सपोज अभी मेरी शादी हो रही है, तो हो सकता है, वैसे मैं आई एम नॉट टेकिंग अ ब्रेक, बट हो सकता है मैं 6-7 महीने का ब्रेक ले लूँ या 1 साल का ब्रेक ले लूँ। तो जब मुझे वापस से रिज्यूम करना है तो फिर मैं कौन सा टाइप चूज करूंगी रेज्यूमे लिखने का? मैं फंक्शनल रेज्यूमे लिखूंगी कि मैंने पहले यहाँ काम किया है, वहाँ काम किया है, ऐसा वैसा। This particular type, functional resume, is for people who have gaps in their career. Yes? Okay. This type of resume is also ideal for fresh graduates जो अभी अभी बस काम चालू करने वाले हैं, या फिर जो करियर पाथ चेंज करके एक नए करियर पाथ को चूज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वाला जो रेज्यूमे टाइप है वो सूटेबल रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अभी हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज कॉम्बिनेशन रेज्यूमे। ये फंक्शनल प्लस साथ साथ में क्रोनोलॉजिकल दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें आपका जितना भी स्किल्स है और अचीवमेंट्स है उसके बारे में भी बात की जाती है, प्लस साथ साथ में क्रोनोलॉजी में आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जॉब टाइटल है वो भी पूरा कंबाइन करके इसमें दिया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट टाइप ऑफ रेज्यूमे, ये मोस्टली सारे ही लोग यूज करते हैं। ठीक है, okay, let's read it out once. A mix of chronological and functional formats is known as combination resume. They consist of sequential list of persons employment and educational history. It also includes a section that focuses on skills. इसमें सारी बातें आ जाती है बेसिकली। ठीक है, a combination resume, अब ये important line है, a combination resume begins with functional format and finishes with information of employment history, दोनों का combination। लेकिन पहले क्या लिखेंगे हम लोग? फंक्शनल फॉर्मेट यूज करेंगे और उसके बाद किस चीज से एंड करेंगे? एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से एंड करेंगे। रिगार्डलेस ऑफ विच टाइप ऑफ रेज्यूमे यू चूज, दे मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कोई भी टाइप, कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें आनी ही चाहिए? आपकी खुद की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अरे अगर उनका आपको, अगर उन लोगों को आपका रेज्यूमे पसंद आ गया तो वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आनी ही चाहिए। सेकंड, आपकी करियर प्रोफाइल जिसमें आपके स्किल्स, आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ये सारी चीजों के बारे में बात की गई होगी। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, आपका कोई जॉब टाइटल था पहले, तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एजुकेशन। उसके बाद आपने जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स किए होंगे, जितने भी लाइसेंसेस होंगे आपके पास, जितनी भी डिग्रीज होंगी आपके पास, वो सारी चीज़ों का आपने उसमें रेफरेंस देना ही है। एंड लास्ट में वुड कम द स्किल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्स? अब आप ये लिख लोगे क्या आपके रेज्यूमे में कि मुझे तो कुकिंग भी आता है, मैं तो बहुत अच्छा गाती भी हूँ? नो, योर स्किल्स मीन्स
योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम मैनेजमेंट स्किल्स, या फिर अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स है, आई एम वेल वर्स्ड विद MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने लिखना है। आई एम वेरी गुड विद एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जो स्किल्स आपके जॉब के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए रेलेवेंट है, वो वाले स्किल्स आपने यहाँ पर इंक्लूड करने हैं, ठीक है। ओके, ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको खुद ने समझना है, ठीक है। फिर अगर जब आप बायोडेटा में बनाओगे, जब आपके अरेंज मैरिज का प्रपोजल लेकर जाओगे और बायोडेटा में लिखोगे स्किल्स, तो उसमें आप कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग सब लिख देना, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ रिज्यूमे। कौन सी चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि एकदम सिंपल और रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए, सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। बहुत तामझाम नहीं चाहिए है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए है, पूरी खिचड़ी एक में ही नहीं पका लेनी है। Restrict your resume to minimum number of pages. देखो, आइडियल लेंथ ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मैक्स टू मैक्स एक, ज्यादा से ज्यादा दो, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर आपने बहुत ही सारा वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, तो हो सकता है आपके 2 पेजेस का रेज्यूमे हो, लेकिन अभी के लिए एज स्टूडेंट स्टिक टू 1 पेज ओनली। 1 पेज का आपका रेज्यूमे होता है, 1 पेज का कवर लेटर होता है, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। There is nothing called as an ideal length to a resume, so try to keep it short and crisp to avoid boring your prospective employer. वो बोर नहीं हो जाने चाहिए आपका रेज्यूमे पढ़ के। Clearly state your objective. Do not use a broad objective statement. क्लियर भाषा में बता दो कि आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन। मैंने तो यहाँ भी काम किया है, वहाँ भी काम किया है, ऐसा भी किया है, वैसा भी किया है, मैंने तो खुद ने बोर्ड मीटिंग दी है, मेरे घर वालों का ये फाइल किया है, रिटर्न्स फाइल किया है। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बताना है। आपको पता है फ्रेंड्स में वो जोई इतने सारे उसके जॉब टाइटल्स में ये भी किया है, वो भी किया है, सब कुछ लिख देता था। ऐसा नो, तो वैसा नहीं करना है, फॉल्स डिटेल्स नहीं लिखनी है, एग्जैजरेट नहीं करना है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या ट्रेनीज होते हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट फ्लोज लॉजिकली, जिसमें लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो दिखे कि एकेडमिक्स एक जगह है, जॉब एक्सपीरियंस एक जगह है। वही आर्ट है रेज्यूमे राइटिंग का। टोन एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, आपने कोई भी रिलीजन या कोई भी कम्युनिटी की तरफ आपका बायस नहीं दिखाना है। यू हैव टू बी अनबायस्ड। इंश्योर देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स। अरे ये तो हम जितनी भी राइटिंग्स अभी तक की है उसमें सब में ही हमने ध्यान रखना है। हाईलाइट योर अचीवमेंट्स इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने जो जो अचीव किया है वो ज्यादा आप हाईलाइट करिए। अनलेस आस्क्ड फॉर, डू नॉट मेंशन द एक्सपेक्टेड सैलरी इन योर रेज्यूमे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कभी कोई इंटरव्यू में भी पूछता है तो उसमें आप बताओ तो ठीक है, अगर पूछता है तो आपने खुद से नहीं बताना है, ना आपके रेज्यूमे में ये मेंशन होना चाहिए, ठीक है। All right, now let's move forward to a sample. Let's look at one chronological format, one functional format, and one mix of all. All right, this is the sample one of chronological format. यहाँ पर उनका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। अब दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव कि वो क्यों ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें ये दिया होता है to be associated with an organization that will offer to meet tremendous opportunities for growth in career and provide a challenging environment. Okay, अभी समरी, उसके समरी में उसने सारे स्किल्स और जितना भी सब उसके बारे में है वो बताया हुआ है। More than 13 years of experience in both practical and managerial aspects of job, possesses flawless understanding accounting के बारे में, good at application of accounting concepts, extensive experience in accounting practices, excellent communication and comprehension skills, in-depth knowledge of foreign policies and trade policies। ये उन्होंने summary में बता दिया कि इतना इतना मुझे आता है। Now comes the chronological order। एक्सपीरियंस 2004 से लेकर अभी तक का, यहाँ पर जो लिखा है वो प्रेजेंट है, ठीक है, कि वो प्रेजेंट में ये सारी चीजें कर रहे हैं। उसके बाद 2001 से लेकर 2004 तक इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब उन्होंने क्या क्या काम किया था उसके बारे में लिखा है। उसके बाद एजुकेशन के अंदर कब उन्होंने उनका सीए फाइनल दिया, कब सीए पीसीई दिया, कब बीकॉम किया था, ये पूरा इस ऑर्डर में दिया हुआ है। और लास्ट में आता है क्लास 10। समझ आया आपको, जैसा मैंने आपको मेरे केस में बताया था। लास्ट में आते हैं स्किल्स।
स्किल्स में क्या क्या आएगा, जैसा कि मैं आपको बोला था, स्किल्स में आप आपके हॉबीज के बारे में नहीं लिखते हो. यू आर वेल वर्स्ड विद MS ऑफिस, यू हैव नॉलेज ऑफ टैली, यू हैव कंप्लीटेड योर कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डील करना आता है. और लास्ट में आएगा पर्सनल डिटेल्स, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है और आपका एड्रेस क्या है. यस, लास्ट में ये डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो भी कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है. ठीक है. देन कम्स डेट एंड प्लेस एंड योर सिग्नेचर. दिस इज द सिग्नेचर. यस और नो? ऑल राइट. नाउ लेट्स लुक एट द सैम्पल नंबर 2 ऑफ फंक्शनल फॉर्मेट. एक बार फंक्शनल फॉर्मेट भी हम देख ही लेते हैं. यहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखिए सबसे पहले कि ये किसका रेज्यूमे है, ये तो पता होना चाहिए. उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव. अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शनल फॉर्मेट है तो सबसे पहले आ गया यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स. ऊपर क्या आया था? ऊपर क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में क्या आया था? एक्सपीरियंस आया था. अभी का प्रेजेंट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का एक्सपीरियंस पूरा क्रोनोलॉजी में हमने बताया था. लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है? टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, कि मुझे हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग आता है, नेटवर्क आता है, प्रोग्रामिंग आता है, जावा, C++, ये सब, MS ऑफिस आता है, एडोब क्रिएटिव सूट आता है, फोटोशॉप आता है, इन डिजाइन आता है, ये सारी चीजें आती है. ये सारे मेरे स्किल सेट्स है. पर्सनल स्किल्स क्या क्या है, कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, आई कैन प्रोवाइड लीडरशिप एबिलिटी, ये सारे स्किल लिखे. अब आ जाते हैं एजुकेशन पे, कि मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है. मैंने यहाँ से ये किया हुआ है, ये कंपनी, ये वाले कॉलेज से मैंने ये डिग्री अचीव की है, ये सारे मेरे अचीवमेंट्स है, मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, ये मैगजीन का मैंने लीड किया है. प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि अगर आपने कोई और सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या फिर अगर आपने कोई और कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किया है, वो भी आप इसमें इंक्लूड करोगे. रेफरेंसेस. रेफरेंसेस ये होते हैं कि अगर आपको इनसे रेफरेंस चाहिए तो इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है. फिर आ गया डिक्लेरेशन, जैसे ऊपर भी था कि जो भी मैंने कहा है ये वाले रेज्यूमे में, दिस इज ऑल करेक्ट. ठीक है. लास्ट में आएगा आपका नाम विथ योर सिग्नेचर. And now we'll move forward to the last format, that is combination format. What do you mean by combination format? इसमें दोनों भी चीजें आएगी. अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे. ऊपर तो अपनी खुद की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसका रेज्यूमे है उसके बारे में, फिर करियर ऑब्जेक्टिव, समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस, कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस है मेरे पास. अब आ जाते हैं एजुकेशन पे. हमने समरी ऑफ हमारी क्वालिफिकेशन बता दिया कि हमें ये चीज़ में नॉलेज है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत अच्छी एनालिटिकल, इन्वेस्टिगेटिव, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स है. अब आ जाते हैं एजुकेशन पे. एजुकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा, देख रहे हो. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस. एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा. यस और नो? लास्ट में कंप्यूटर स्किल्स. तो दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ educational qualifications in chronological form as well as the skill set that you possess. Computer skills हो गए, technical skills हो गए, personal skills हो गए, all of it are included in the combination format. All right. फिर complementary clause तो आपको पता ही है, रेफरेंसेस, फिर डिक्लेरेशन कि जो भी मैंने कहा है सच का है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है, और फिर आ गया आपका साइन. दिस इज हाउ यू राइट अ रेज्यूमे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कवर लेटर्स. कवर लेटर्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया. ये रेज्यूमे के आगे लगते हैं और इट शुड बी वेल ड्राफ्टेड, क्योंकि इससे आपका रेज्यूमे पढ़ने की इच्छा वो जो एम्प्लॉयर है उसको होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर. हम लोगों ने ऑलरेडी जो रेज्यूमे है वो कवर कर लिया है कि रेज्यूमे को कैसे लिखना है. फिर भी हम लोग कवर लेटर के भी और एग्जांपल्स देखेंगे और इसको भी समझेंगे कि ये कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. ये यूजुअली फॉर्मल लेटर्स के अंदर ही आता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि कवर लेटर कभी भी सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं होगा. ऑलराइट. Since a cover letter is just as important as resume, it must be well drafted with care. A cover letter must be given to the recipient a reason to be interested in you. आपका इंटरेस्ट, उनको आप में इंटरेस्ट जगना चाहिए. It must also explain why you are interested in the position and the organization. Cover letters and job applications
आर अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, देखो दे फॉलो सिमिलर फॉर्मेट। एकदम बेसिक फॉर्मेट हम देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और कंटेंट। कंटेंट भी हम कैसे लिखेंगे, 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। एक में इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें हम लोग पोजीशन, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये लिखेंगे, और हमने ये पोजीशन के बारे में, एप्लीकेशन है, वैकेंसी है, ये कहाँ से पता किया ये भी लिखेंगे। फिर उसके बाद में बॉडी लिखेंगे कि हमारे क्या स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है, और हमें क्यों लगता है कि ये वाली जो कंपनी है और ये वाला जो जॉब पोजीशन है वो हमारे लिए बेहतर है, हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ऑलराइट, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में यूजुअली हम लोग ऐसे कंक्लूड करते हैं कि कंक्लूड योर एप्लीकेशन लेटर बाय थैंकिंग द एम्प्लॉयर, कि एटलीस्ट उन्होंने कंसिडर तो भी किया कि वो आपका रेज्यूमे और आपका कवर लेटर पढ़े। इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ यू विल फॉलो अप एंड व्हेन कैन एन इंटरव्यू और फेस टू फेस इंटरेक्शन बी फिक्स्ड, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और आपका नाम कैपिटल लेटर्स में आएगा। अब हम लोग एक बार सैंपल देखते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिले। यहाँ पर आपने क्या किया, सपोज आप हो जो ये कवर लेटर बना रहे हो, तो यहाँ पर आएगा आपका एड्रेस, यस, आपका एड्रेस और आपकी सारी डिटेल्स। फिर आएगी डेट। फिर आप जिसको लिख रहे हो ये लेटर, वो आएगा, मतलब कंपनी, दैट इज कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, ठीक है। सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट, हमें क्या बनना है, फ्लाइट अटेंडेंट बनना है। फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, दिखा यहाँ पर रेफरेंस। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट इन एयर अटलांटिक, I wish to apply for the same. I am confident that my dynamic customer service and teamwork skills will make me a strong member of your crew. अब सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम लोग। My extensive experience in the customer service industry has taught me the value of providing positive, individualized service to all customers. As an award-winning sales representative, I worked one-on-one with clients to make sure all their queries were satisfactorily answered. As a restaurant host, I ensured each guest's comfort and well being. As a host, I had to be in constant communication with the wait staff, the kitchen, and the management. My positivity and clear communication skills helped me strengthen our team's efficiency and sense of community. खुद की तारीफ करना है, ठीक है। Last paragraph. I would bring the same positive energy and prompt service and hospitality to my job as a flight attendant at Air Atlantic. My experience and strength as a team player will also make me a strong crew member. आपको खुद को pitch करना है। और कैसे हम conclude करेंगे? I look forward to the opportunity to present myself in person for an interview or discussion. Thank you so much for your time and consideration. Sincerely, फिर आपका signature, फिर आपका नाम। Yes or no? This is how you write a cover letter. Cover letter में आपने आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या ये सारी बातें नहीं की है। इसमें बस आपने ये बताया है कि कैसे आप सामने वाली कंपनी को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, आपको कहाँ से इसके बारे में पता चला, और आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। एक्साइटेड ज़्यादा इजी होता है यूज़ करना। ऑलराइट, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो ये अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपको चाहिए कि एक इंटरव्यू या डिस्कशन अगर सूट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर योर टाइम, ये तो आना ही चाहिए, हमारा जो पोलाइटनेस है वो दिखना ही चाहिए। अब क्या क्या पॉइंट्स तो रिमेंबर है जो हमें याद रखने हैं व्हाइल वी आर ड्राफ्टिंग कवर लेटर, इसमें एक दो ही पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि कवर लेटर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। यूज करेक्ट फॉर्मेट, एकदम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ही आपने यूज करना है, जो कि हमें पता है, हम लोगों ने फॉर्मल लेटर जब किया था तब भी हमने ये कवर किया था कि 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। सैल्यूटेशन होना चाहिए, सैल्यूटेशन कैसे होना चाहिए, डियर मिस पार्शवी या फिर डियर मिस पारेख ऐसा होना चाहिए, डियर मिस पार्शवी पारेख ऐसा पूरा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कवर फॉर्मल लेटर्स वाले चैप्टर में कवर किया था। ऑलराइट, हम पूरा फॉर्मेट का फॉर्मल लेटर का यूज करेंगे जिसमें हम लोग 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ में सारी पंचायती लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करेंगे एक बहुत ही अच्छे थैंक यू के साथ कवर लेटर के अंदर।
और लास्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहेगा, ठीक है। डू नॉट रिपीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर रेज्यूमे। जो चीजें आपने रेज्यूमे में बताई है वही चीजें अगर आप यहाँ बताओगे तो क्या पॉइंट हो जाएगा, क्या रेज्यूमे और क्या कवर लेटर, कोई भी डिफरेंस हमें समझ नहीं आएगा। कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट रखना है। मेंशन व्हाट पोस्ट और कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। यहाँ पर उसने 10 बार बताया कि मैं एक बहुत अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट रहूंगी आपके ये वाले कंपनी के अंदर। एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब और कोर्स एंड द कंपनी और इंस्टीट्यूशन। ये भी उसने बहुत अच्छे से बताया कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूँ। ड्रॉ अटेंशन टू योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, क्योंकि मैंने एक एज अ क्या बोलते तो होटल का होस्ट, रेस्टोरेंट का होस्ट भी मैंने सर्व किया हुआ है और मैंने इसकी भी मेरे पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस का, तो मैं इस पोस्ट के लिए एकदम ही ज़्यादा बेहतरीन हूँ, सूटेबल हूँ। एंड लास्ट है ले द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर कॉन्टैक्ट, फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट। इसके बाद अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने लिख के रखना है यहाँ पर कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप कब मुझे बुलाओगे एक इंटरव्यू या एक डिस्कशन के लिए। यस और नो? ऑलराइट, ये वाली जो लाइन थी ना यू गाइस, दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इन द होल आई वुड से कवर लेटर। ये आपने लिखना ही है। कवर लेटर अगर लिख रहे हो तो ये लास्ट लाइन लिखनी ही है, ठीक है। बाकी सारी लाइंस चेंज होते जाएगी बट इन मोस्ट केसेस ये जो लास्ट लाइन है ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ये आपने याद रखना है, जब भी आप कोई कवर लेटर ड्राफ्ट करो तो ये डाल ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी है, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं नीचे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें रेज्यूमे भी ड्राफ्ट करने का रहेगा और कवर लेटर भी रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम लोग। यू आर मिताली स्लैश मितांशु, अगर आप बॉय हो तो आप मितांशु ले लेना और गर्ल हो तो मिताली ले लेना। जोशी, a resident of Green Park, New Delhi. You have recently come across an advertisement from NDTV in Hindustan Times for the post of a senior journalist. हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर सीनियर जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ी। एडवर्टीजमेंट कहाँ पढ़ी? तो एनडीटीवी पे पढ़ी, लेकिन पोस्ट कहाँ है? हिंदुस्तान टाइम्स में है। ओके, ड्राफ्ट रेज्यूमे अलोंग विद अ कवर लेटर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट। देखते हैं अभी हम लोग एक बार इसका आंसर। सबसे पहले अपन को कवर लेटर ड्राफ्ट करना है। कवर लेटर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा? आपका रेज्यूमे आएगा, ठीक है। अच्छा, पोस्ट क्या है? द पोस्ट इज फॉर सीनियर जर्नलिस्ट, ठीक है, याद रखना है। ऑलराइट, कवर लेटर हेडिंग देना है। सेंडर्स एड्रेस, ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा जो भेज रहा है। इन दिस केस इट इज मिताली जोशी, राइट। उसके बाद डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन और रिसीवर्स एड्रेस, मतलब द हिंदुस्तान टाइम्स को आप एचआर टू द एचआर मैनेजर, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसा आप लिख सकते हो। और फिर उनका एड्रेस, जहाँ पर भी उनका एड्रेस सिचुएटेड है। सब्जेक्ट, हाँ हाँ बेल बजी है, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, पूरा ध्यान वापस यहाँ पर ला लो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे कि क्या हमारा एप्लीकेशन है। ऑलराइट, फिर हमारा आ जाएगा सैल्यूटेशन। देखो, सब्जेक्ट में हमने सिंपल और एकदम क्रिस्प रखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट। बस समझ में आ गया कि ये किस चीज के लिए ये लेटर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। This is with reference to your advertisement in the Hindustan Times dated this for the post of journalist in your esteemed organization. I wish to apply for the same. First paragraph यहाँ पर ही खत्म हो गया आपका। Second paragraph, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? पूरी पंचायती करोगे। I am outgoing, diligent, open to learning and have an excellent command over English. After completing my MA in English, meritoriously, I worked with Curry Makers as a content developer and was acclaimed for my persistent hard work and dedication. I enjoy taking new challenges and having delivering good results. My curriculum vitae and other necessary documents are attached herewith. बता दिया हमने। I assure you of my utmost sincerity and dedication if an opportunity is given to me. अब ये सेकंड पैराग्राफ में उसने बता दिया। लास्ट पैराग्राफ, I will be readily available for a personal interaction anytime as per your convenience in case my candidature is considered for the aforesaid post.
last line, last paragraph would be same everywhere. It would be same in the cover letter. तो आप अगर ये लर्न भी करना चाहो, कोई भी एक लास्ट लाइन लर्न कर लो और वही की वही आपने हर एक पैराग्राफ के एंड में लिखना है. जो आपका थर्ड पैराग्राफ रहेगा वो कवर लेटर के केस में सेम रहेगा. ठीक है. ऑल राइट. I look forward to a positive reply. Yours sincerely, मिताली जोशी. अब हम देखते हैं enclosures. Enclosures का मतलब है ये कवर लेटर के साथ साथ जो भी मैंने अटैच किया है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके बाद टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल के बाद रेज्यूमे है. अब हम देखते हैं कि रेज्यूमे में उसने क्या लिखा है. ये उसका रेज्यूमे है. उसने ये फॉर्मेट चूज किया है जो कि बहुत अच्छा फॉर्मेट है. नेम मिताली जोशी, फादर्स नेम व्हाटएवर, परमानेंट एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, नेशनैलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसका पूरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसने डब्बे बनाकर दिया है. फिर वर्क एक्सपीरियंस आ गया. दिस इज नॉट अ क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, नाइदर इट इज अ फंक्शनल फॉर्मेट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है. ओके. इसके बाद इसने हॉबीज लिखी है, लैंग्वेजेस लिखे है और रेफरेंसेस लिखे है कि अगर आपको रेफरेंस के लिए किसी को कॉल करना है कि ये कैसी थी, इसने कैसा काम किया है, ये जानने के लिए रेफरेंसेस में यूजुअली जो पहले जहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं उनके नाम होते हैं या फिर ऐसे कोई भी रेफरेंसेस होते हैं जिसको कॉल करके हमें ये पता चल सके कि ये कैसा काम करते थे, कैसा इनका एटीट्यूड था, ये सारी चीजें. ठीक है. तो इसके लिए रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं. लैंग्वेज इज नोन एंड दैट इज इट. बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था. बहुत ही ज़्यादा इजी था. दोनों भी काफ़ी इजी था. और जो कवर लेटर है वो भी प्लस जो रेज्यूमे है वो भी. रेज्यूमे का एक अलग फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है. आप चाहो तो आप जो कॉम्बिनेशन फॉर्मेट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो आप यूज कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. अब मैं चाहूंगी कि ये लेक्चर के बाद आप एटलीस्ट एक रेज्यूमे और एक कवर लेटर खुद से लिखो. खुद से लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी. एक बार आपने लिख लिया उसके बाद आपको एग्जाम के पहले डायरेक्टली रीड आउट करना है, तब आपको लिख के भी नहीं देखना है एंड यू विल बी गुड टू गो. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट एटलीस्ट वन कवर लेटर एंड वन resume. ठीक है. Okay, so with this we'll end the session here. Thank you so much for joining in. I hope आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया. बहुत इजी चैप्टर था. बस रेज्यूमे और कवर लेटर के बारे में इसमें बात की गई थी. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे वो हमने कर लिए हैं. अब मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट एक आप सॉल्व कर देखो, एक लिख कर देखो तो आपको समझ आ जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय. आओ जो. टेक केयर.